नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में अजनाला के सरहदी इलाके से भारी मात्रा में हथियारों के साथ गिरफ्तार 2 आतंकियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कनाडा और पाकिस्तान के जरिए पंजाब में आतंकी नेटवर्क चलाए जाने का खुलासा किया है। इस आरोप में पुलिस की ओर से 2 आतंकियों शेर सिंह और मान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को अजनाला में बीएसएफ और अमृतसर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों को सोमवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से दोनों आतंकियों की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड दी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान दोनों आतंकियों से कई राज खुलेंगे। दोषियों ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ? 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਨਾਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਗਾ। मीडिया के सामने आए दोनों आतंकियों ने कुछ भी साफ नहीं कहा। शेर सिंह जी सर, सानू सर हजे कोई बरामद होई नहीं सर, बाकी गलती होगी साडे तो अगे नहीं टारगेट करने वास्ते हथियार आए सी सर। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਹ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਰੇ। पुलिस का यही कहना है कि 5 दिन के रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि मान सिंह और शेर सिंह के टारगेट पर कौन लोग थे, कौन नेता थे। इसके अलावा इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है, उसका खुलासा करने की भी कोशिश की जाएगी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। दुखदनाक आतंकियों के पकड़े जाने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष भी अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। अजनाला से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादियों के निशाने पर कौन थे और इनका मकसद क्या था, भले ही पुलिस इसकी जांच कर रही हो, लेकिन फिलहाल इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बीएसएफ और अमृतसर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों को सोमवार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब इन आतंकियों के नेटवर्क के तारों को खंगालेगी। उधर पंजाब में 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद सियासत भी गर्मा गई है, जहां सरकार अपनी पीठ थपथपाकर पिछली अकाली सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं विपक्ष भी अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहा है। कोई भी फिरके नाल संबंधित होवे, कोई भी धर्म नाल संबंधित होवे, जेड़े बैड एलिमेंट है या साडे पंजाबियों नूं किसी गलत तरीके नाल भड़काउंदे है, उन्हां नूं सरकार वालों किसी तरह भी बख्शिया नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी होणगे, किसी भी पावर दे होणगे, किसी भी देश च रह रहे होणगे। जो पंजाब के लोगों के हित विच है, सरकार वही करेगी। जे इस तरह का जो ऑपरेशन होया बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने किया, चंगी गल है, मुस्तैदी दिखाई है। सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के पंजाब, पंजाबी ते पंजाबीयत की सुरक्षा के लिए अपन सारे रल मिल के, और आम आदमी पार्टी इस दे उपर वचनबद्ध है, देश की और पंजाब की प्रभुता अखंडता के लिए वचनबद्ध है। 2 आतंकवादियों की तुसीं गल कीती है, एक साडे ऐसे पंजाब वास्ते एक चेतावनी है। बड़े अच्छे पुलिस अफसर काम कर रहे हैं, मैनू पूरा यकीन है, लेकिन सरकार की विल भी दिसनी चाहिए है कि सरकार की विल भी टैररिज्म नूं खत्म करना से असी एवें एक वातावरण क्रिएट करी जाइए। और पंजाब बॉर्डर एरिया सानू जिहड़ी ये 2 टैररिस्टां दा फड़िया जाना, उन्हां को हथियार मिलने, उन्हां दे लिंक पता लगने एक चैलेंज है।
गौरतलब है कि रविवार देर रात अजनाला से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों आतंकियों का मिशन क्या था और इनके निशाने पर कौन थे। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में अजनाला से कल 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। 84 सिख विरोधी दंगा मामले में लाई डिटेक्टर टेस्ट को लेकर जगदीश टाइटलर ने अपना पक्ष रखा है और लाई डिटेक्टर न करवाने को लेकर एक एफिडेविट दाखिल किया। 1984 सिख कतलेआम मामले नाल जुड़े जगदीश टाइटलर नूं कोर्ट ने 9 मई नूं ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ जो कि जगदीश टाइटलर ने उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिता, जबकि गवाह के तौर पर अगे आने वाले अभिषेक वर्मा ने कहा है कि वह किसी बीमारी के कारण नहीं आ सकते, पर जगदीश टाइटलर ने टेस्ट तो साफ इनकार कर दिता है। अज जगदीश टाइटलर ने कोर्ट के विच साफ मना करता कि वह अपनी सहमति नहीं दे रहा, अपना कंसेंट लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं दे रहा। हुण कोर्ट ने 2 जून की डेट रखी आ। कानून जिथे कहता कि किसी मुलजिम नूं तुसीं जबरदस्ती लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकते, उत्थे ही कानून ये भी कहता कि जेकर मुलजिम कोऑपरेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां नहीं कर रहा तो उन्होंने गिरफ्तार करके कस्टोडियल इंटैरोगेशन की जाए। CBI सानू समझ नहीं आती कि इन्नी लीनियंसी इहदे लई क्यों दिखा रही है, इन्नी नरमी टाइटलर के प्रति क्यों दिखा रही है। इस उत्ते सीनियर वकील HS फूलका ने उन्होंने साफ शब्दों के विच गल कही है कि CBI जल्द तो जल्द टाइटलर नूं गिरफ्तार करके कस्टडी दे विच लैके इंटैरोगेट करे। कैमरामैन सौरभ दे नाल नवजोत सिंह धालीवाल, जी मीडिया, दिल्ली। आज पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10वीं कक्षा के नतीजों की घोषणा हो गई है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं का टोटल पास परसेंटेज 57.50% रहा है। इस बार भी 10वीं क्लास के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। लड़कियों का पास परसेंटेज 63.97% रहा, जबकि लड़कों का टोटल पास परसेंटेज 52.35% रहा। वहीं शहरी इलाकों में पास प्रतिशत 57.93% रहा, जबकि ग्रामीण इलाकों में पास परसेंटेज 57.28% रहा। 52.50% पास दा है और अगे भुलेखा पै जाता सी कि बाकी सारे बच्चे शायद 43% फेल हो गए हैं। 13.84 ਜਿਹੜੇ बच्चे ने वो फेल होए ने और 28.53% बच्चे वो ने जिन्हां दी रीपीयर आई है। रूपनगर की श्रुति वोहरा 98.77% अंक हासिल करके टॉपर बनी है। दूसरे नंबर पर 98.62% अंकों के साथ लुधियाना के अमित यादव रहे हैं, जबकि लुधियाना की ही छात्रा सिमी 98.31% अंक प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रही। श्रुति वोरा इन्हां दा स्कूल है DAV पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल रोपड़। दूजे स्थान ते अमित यादव इन्हां दा स्कूल साई पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल बरोटा रोड न्यू शिमलापुरी ये लुधियाना दे ने। और अगला भी इस स्कूल का थर्ड जी है सिमी कुमारी ए अकैडमिक दे करमवार 642 641 ते 639 नंबर लैके फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। रिजल्ट पे नजर घुमाई जाए तो जो फेल हुए हैं वो करीब 13% है। हालांकि अभी भी 28% से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास एक और चांस है, वो फिर से रीअपीयर हो सकते हैं और जिसमें वो फेल हुए हैं वो उस एग्जाम को पास करके आगे बढ़ सकते हैं। नितिका महेश, प्रीसी मीडिया, मोहाली। DAV पब्लिक स्कूल रूपनगर की श्रुति वोहरा ने पंजाब में 10वीं क्लास में टॉप किया। श्रुति वोहरा बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती हैं। मौजूदा प्रदर्शन देखकर लगता है कि वे अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी।
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10वीं के नतीजों में पंजाब की रूपनगर की श्रुति बोहरा ने सबको पछाड़ दिया। डीएवी पब्लिक स्कूल रूपनगर की छात्रा श्रुति ने 98.77% अंक हासिल करके प्रदेश भर में रूपनगर का नाम रोशन कर दिया। उसकी इस उपलब्धि पर पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधन की खुशी का ठिकाना नहीं है। श्रुति के पिता सब्जी विक्रेता हैं और सामान्य घर से आती है। श्रुति इस सफलता की वजह अपने पेरेंट्स और शिक्षकों को मानती है। श्रुति इसी तरह कामयाबी की बुलंदियां छूते हुए इंजीनियर बनने का सपना पूरा करना चाहती है। मैं अपनी मैरिड डांस पे अपने सारे टीचर्स, अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ और अपने टीचर्स, अपने स्कूल से बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। तो मैंने पूरी उम्मीद है कि मैं मेरा स्कूल मतलब पूरा साथ दूंगा। प्लस 1 प्लस 2 में मैरिट लियाउण दी पूरी कोशिश करूँगी। मैं स्कूल आई हाँ तो मैंने पता लग गया मेरी बेटी मैरिट से आई है तो मैंने बहुत खुशी हो रही है। सारे पासों फोन आ रही हैं बधाइयाँ, तो मैंने बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हाँ कि होर जितनी भी कुड़ियाँ सब हमेशा ही आगे रहन। 10वीं क्लास के नतीजों में पहला स्थान हासिल करके श्रुति ने कहीं न कहीं लुधियाना के दबदबे को तोड़ने की कोशिश की है। स्कूल में पढ़ाई के अलावा श्रुति बोहरा कम से कम 5 घंटे घर पर पढ़ाई किया करती थी। रोपड़ से विमल कुमार, जी मीडिया। वहीं लुधियाना के अमित यादव दूसरे स्थान तो सिमी कुमारी तीसरे स्थान पर रही हैं। पीएससीबी के 10वीं के नतीजों में पहले 3 स्थानों में लुधियाना के छात्रों का दबदबा देखने को मिला है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास के नतीजों में लुधियाना की छाप साफ देखने को मिली है। दूसरे और तीसरे स्थान पर लुधियाना के स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। साईं पब्लिक स्कूल शिमलापुरी के अमित यादव 98.62% अंकों के साथ प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि साईं पब्लिक स्कूल की छात्रा सिमी 98.31% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, जिसके बाद संबंधित स्कूल और परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ढोल की थाप पर स्कूली छात्रों ने नाच गाकर जश्न मनाया, जबकि टॉपर छात्रों ने सफलता का श्रेय स्कूल के शिक्षकों और अपने अभिभावकों को दिया। अमित यादव आगे चलकर रिसर्चर बनना चाहते हैं, जबकि सिमी का लक्ष्य बैंकर बनना है। और पंजाब में सेकंड नंबर पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोशिश करूंगा मैं प्लस 2 में भी फर्स्ट नंबर पे आऊँ और जो मेरा एम है वो मैं पूरा करूँ। मेरा एम है रिसर्चर बनने का और मैं पूरा करना चाहता हूँ। बहुत खुशी है, आज रिजल्ट है हमारे 10वीं का। पंजाब में तीसरा स्थान है, 98.4। आगे और तक बैंकिंग लाइन से जाना। वहीं स्पोर्ट्स कोटे में भी लुधियाना के अमनदीप वर्मा ने 99.08% अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि दूसरे नंबर पर लुधियाना की ही ज्योति पवार रही है। इससे पहले भी 12वीं के नतीजों में लुधियाना के छात्रों का दबदबा देखने को मिला था। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। वहीं 10वीं के खराब नतीजों के बाद पंजाब की सियासत भी गरमाने लगी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा का रिजल्ट 57.50 रहा है। इस रिजल्ट के आने के बाद प्रदेश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित होने के बाद पंजाब में शिक्षा के स्तर को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पंजाब का 10वीं का रिजल्ट 57.50 रहा है। इसे खराब रिजल्ट माना जा रहा है और इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कैप्टन सरकार इन खराब नतीजों का ठीकरा पिछली अकाली सरकार पर फोड़ रही है, तो वहीं विपक्ष इन नतीजों पर फिक्र जाहिर कर रहा है। 10वीं ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਾੜਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ 0% ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ
ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बहुत चिंता है और मैं बेनती करांगा शिक्षा मंत्री भैन जी नूं कि हस्बैंड राही नहीं अफसरां राही और अपने कैलेबर नाल सरकार चलान। पंजाब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें आए अभी 2 महीने ही हुए हैं। इसके लिए सरकार क्वालिटी एजुकेशन पर काम कर रही है। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से शिक्षा के बजट को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ 99% ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ। पंजाब में शिक्षा पर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मौजूदा सरकार इस रिजल्ट के लिए पिछली अकाली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। नितिका महेश, BC मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब सरकार को 89 माइनिंग साइट से 1026 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। पंजाब के लोगों की क्या कुछ राय है इस पर? क्या महंगी नीलामी से रेत के रेट बढ़ेंगे या ज्यादा सप्लाई से रेत सस्ता होगा? लोगों से बातचीत की गई है। कैप्टन सरकार का दावा है कि इस बार रेत माइनिंग की नीलामी में 20% अधिक मुनाफा हुआ है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में रेत सस्ती होगी, खदानें भी बढ़ाई गई हैं, महंगी होगी, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय ये है कि जो कैप्टन सरकार को लोगों ने इस बार इतना बहुमत से जिताया है, इसके पीछे राज तो यही है कि जो चीज़ें महंगी बहुत हो गई थी, अब कैप्टन सरकार कहती है कि हमने खदानें बढ़ा दी है, हमारे पास रेवेन्यू बढ़ गया है। वो रेवेन्यू तो बढ़ गया, लेकिन उस पर अब उसको बरकरार कैसे रखना है? उसको बरकरार रखने के लिए वो कहते CC कैमरे लगाए हैं, हमने SP रैंक के लेवल के बंदे बिठाए हैं जो कि इस पर नज़र रखेंगे। उसके लिए हमारी राय है कि वो ईमानदार बंदे रखे जाएं, जिससे कि लोगों तक ये सही रेट तक सदाकाल के लिए रेता मिलता रहे। देखिए, कैप्टन सरकार मेन मुद्दा उनका यही था, नशा और रेत का। और रेत के ऊपर अब उन्होंने ये काम शुरू किया है, खदानें बढ़ाई हैं, जिसे रिन्यू भी बढ़ा है। हम तो चाहते हैं पंजाब के लोगों को राहत मिले, किसी तरह भी मिले। हम तो कैप्टन सरकार से यही बेनती करते हैं भी जितनी जल्दी हो सकता है। रेत का मुद्दा जो है हर आदमी की जरूरत है, उसकी कोई तोड़ नहीं है रेत का। और सरकार को चाहिए भी जितनी जल्दी हो सकता है इसके ऊपर जो लगाम लगाए, जो लोग गलत तरीके से उठा रहे हैं रेत वहाँ पे, तो जनता को सस्ती रेत अवेलेबल कराए। और जो अब मौका मिल रहा है उनको रिन्यू बढ़ा है और खदानें बढ़ी हैं, इससे तो फर्क पड़ना ही चाहिए। सर, आपका कहना है कि आपको लगता है जो खदानें बढ़ाई गई हैं इससे जो है रेट जो है कम होगा? रेट तो कम होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है जी हमारे पास। ये जो लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं, इनके पास जो अफसर भी है वो भी भ्रष्ट है। लोगों का कहना है कि खदानें बढ़ गई, जो भ्रष्टाचार में जो अधिकारी लिप्त हैं, सरकार को सबसे पहले उन पर नकेल कसनी चाहिए ताकि जो रेत के जो भाव हैं वो दोबारा ना बढ़ सके। लुधियाना से तपन मल्होत्रा, जी मीडिया। केंद्र में सरकार के 3 साल पूरे होने के जश्न को बीजेपी देश भर में मोदी फेस्टिवल के तौर पर मनाएगी। इस बाबत बीजेपी का मुख्य कार्यक्रम गुवाहाटी में होगा, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। मोदी फेस्टिवल में मोदी का मतलब है मेकिंग ऑफ डेवलपिंग इंडिया। केंद्र में मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर 26 मई से शुरू होने वाले ये फेस्टिवल 15 जून तक चलेगा। इन 20 दिनों में केंद्र सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी के सांसद शहर शहर जाएंगे और लोगों को केंद्र सरकार की 3 साल की उपलब्धियां बताएंगे। इस दौरान 900 शहरों में कार्यक्रम होंगे, जिसमें 450 नेता सबका साथ सबका विकास सम्मेलन में हिस्सा लेकर लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और उनके फायदे बताएंगे। मुख्य कार्यक्रम गुवाहाटी में होगा, जहां पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे। मोदी न्यू इंडिया कैंपेन भी लॉन्च करेंगे। मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया फेस्टिवल मोदी फेस्ट के माध्यम से हम देश भर की जनता को और विशेष युवा पीढ़ी को भारत सरकार की सभी स्कीमों से
न सिर्फ अवगत कराएंगे बल्कि वो सारी स्कीम्स जो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एप्स के माध्यम से उपलब्ध है, उसे भी विशेष मोदी फेस्ट के हर एक कार्यक्रम में डाउनलोड की सुविधा नागरिकों को और विशेषतः युवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी जो उनका विस्तृत प्रवास योजना है उसके अंतर्गत केरल में 2, 3, 4 जून को रहेंगे तो त्रिवेंद्रम में कार्यक्रम में भाग लेंगे, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में 6 जून को भाग लेंगे और उसके साथ छत्तीसगढ़ में उनका चूंकि 8, 9, 10 का विस्तृत प्रवास योजना उनकी बनी है, इसलिए छत्तीसगढ़ में रायपुर में वह 3 साल के उपलब्धियों पे 3 साल के कार्यकाल पूरा होने पे उनमें भाग लेंगे। मोदी फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री आम लोगों के साथ भोजन पर चर्चा भी करेंगे। उत्सव के दौरान हर जिले में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया कैंपेन भी लॉन्च करेंगे और मोदी फेस्टिवल में बीजेपी का मुख्य फोकस किसान, मजदूर, महिला और दलित मुख्य तौर पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। कोयला घोटाले में विशेष सीबीआई की अदालत ने 5 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया। कोयला घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को 2 साल की सजा सुनाई है। गुप्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी के साथ गलत तरीके से कोल ब्लॉक हासिल करने वाली कंपनी कमल स्पॉन्ज के एमडी पवन अहलूवालिया को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कमल स्पॉन्ज पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी के.एस. क्रोफा और पूर्व निदेशक के.सी. समारिया को भी 2-2 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी के थिसगोरा बी रुद्रपुरी कोल ब्लॉक को KSSPL कंपनी को गलत तरीके से आवंटित किया गया। गलत दस्तावेजों के आधार पर KSSPL कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। KSSPL का आवेदन अधूरा था। नेटवर्थ और मौजूदा क्षमता की गलत जानकारी दी गई थी। राज्य सरकार ने भी KSSPL को कोल ब्लॉक आवंटित नहीं करने की सलाह दी थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा हो गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का एक और केस ठोक दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल पर अरुण जेटली ने ये केस उन अपशब्दों को लेकर किया जो मानहानि के पहले से चल रहे मुकदमे में जिरह के दौरान जेटली के लिए इस्तेमाल किए गए थे। जेटली ने केजरीवाल पर मानहानि का नया मुकदमा करते हुए 10 करोड़ रुपए की हर्जाने की मांग की है। पहले मानहानि केस की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने ये शब्द जेटली के लिए इस्तेमाल किया था। जेटली और उनके वकीलों के एतराज जताने पर राम जेठमलानी ने कहा था कि ये शब्द उन्होंने अपने मुवक्किल यानी केजरीवाल के कहे जाने पर इस्तेमाल किया था। Fresh allegations which have been made by Mr. Jethmalani on specific instructions of Mr. Kejriwal, which are part of the judicial record now. So it's a fresh cause of action for which a fresh civil suit for damages of rupees 10 crores has been filed by Mr. Jaitley. एक प्लान्ड वे में सिलसिलेवार आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछालने की कोशिश हो रही है और दिल्ली सरकार को किसी तरह से पैरालाइज किया जाए इसकी कोशिश हो रही थी। अरुण जेटली ने DDCA में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज कराया था। मानहानि केस की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया था। अब शब्दों को लेकर कोर्ट में जेटली और जेठमलानी के बीच तीखी बहस हुई थी। जेटली के वकीलों ने भी एतराज जाहिर किया था। अदालत ने जेठमलानी के कहे अपशब्द पर सफाई देने के लिए अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में तलब किया है। आपको बता दें कि बुधवार को जिरह के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने अरुण जेटली को क्रूक कहा था। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा अपने ट्वीट को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इन ट्वीट में शत्रु लालू यादव और अरविंद केजरीवाल का बचाव करते और बीजेपी को नसीहत देते दिख रहे हैं। ट्वीट के जरिए बीजेपी को नसीहत देने के साथ शॉटगन ने ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए पार्टी की तारीफ भी की। शत्रु पर ट्विटर वॉर आज उनके 4 ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें वो लालू और केजरीवाल का बचाव करते हुए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को नसीहत देते दिख रहे हैं। शत्रु ने ट्वीट किया, केजरीवाल, लालू यादव या सुशील मोदी, आप लोगों ने नकारात्मक राजनीति को चरम पर पहुंचा दिया है। अब आप लोग अपनी ये बयानबाजी बंद कीजिए या पैकअप कर लीजिए। आप लोग मीडिया को एक से बढ़कर एक सनसनीखेज कहानियां गढ़कर जो दे रहे हैं वो अब बहुत हो चुका।
अब इस तरह की राजनीति करना बंद कीजिए। शत्रु ने एक ट्वीट में पार्टी की तारीफ भी की। बीजेपी को ईमानदार और पारदर्शिता में विश्वास करने वाली पार्टी बताया, लेकिन लगे हाथ सुशील मोदी पर निशाना भी साधा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, नकारात्मक राजनीति की इंतहा हो गई है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले पर विराम लगना चाहिए। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक वो सिर्फ आरोप है। जवाब में सुशील मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने नाम लिए बिना शत्रुघ्न सिन्हा को गद्दार बताया और पार्टी से बाहर निकालने की भी मांग कर डाली। ये जरूरी नहीं है कि जो शख्स मशहूर है उस पर एतबार किया जाए, जितनी जल्दी हो घर से गद्दारों को बाहर किया जाए। शत्रुघ्न सिन्हा पटना से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन काफी समय से लगातार पार्टी कार्यक्रमों से दूर हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार चुने जाने को लेकर भी सवाल उठाए थे। शत्रुघ्न सिन्हा मोदी सरकार में मंत्री न बनाए जाने पर भी कई बार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ट्वीट को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा निशाने पर हैं। ट्विटर पर लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि वो आप में शामिल क्यों नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया।